हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए, जैसे मैंने कहा था कि अब हमारा एक प्लान हमें बनाना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले। तो अब हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा कि हम स्टार्ट करेंगे चार्ट रिवीजन से। चार्ट रिवीजन में जैसे कुछ टॉपिक सीए फाइनल और इंटर लेवल पे एग्जैक्टली सेम है। एग्जांपल सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन लेवी, और जहाँ तक है थोड़ा बहुत पार्ट जो है हम देखेंगे तो वैल्यूएशन और यहाँ पे आईटीसी का। लेकिन सप्लाई ये चैप्टर जो है प्लस आरसीएम ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो सीए फाइनल में मैंने लाइव क्लास लिया था, यूट्यूब लाइव लिया था, वो एक डिस्कशन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वही चार्ट रिवीजन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगले 2-3 दिन यानी संडे तक ओके आपको सप्लाई का रिवीजन, उसके बाद में यहाँ पे आरसीएम का रिवीजन, कंपोजिशन लेवी का रिवीजन, ये पूरा चार्ट रिवीजन जो है आपको आ जाएगा। ठीक है। तो ये चार्ट रिवीजन ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, जो लाइव सेशन है, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए लिए थे, और वो आपके लिए रहेगा। बिल्कुल यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं कि सर फाइनल का इंटर को कैसे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बेटा कि कुछ चैप्टर उतना ही डेप्थ में है जितना फाइनल लेवल पे। एग्जांपल लो सप्लाई, आरसीएम और कंपोजिशन लेवी। तो ये जो है ये चैप्टर का जो रिकॉर्डेड सेशन है आपको दिया जाएगा। फिर दूसरा हमारा प्लान ऐसे होगा बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्कशन। मंडे से मैं लाइव यूट्यूब पे आऊँगा। आपके चार्ट रिवीजन तो चलते ही रहेंगे, वो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, पर मैं लाइव यूट्यूब पे आऊँगा जहां हम हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन या डिस्कशन में मैं लाइव आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी एंटरटेन करूँगा अगर मुझे रिलेवेंट लगे तो। और मैं ये भी बड़ा बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पे आपने ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी बातों पे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा ही। एमसीक्यू कैसे हैंडल करना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स को, जैसा पहला सेशन जब मैं मंडे को लूँगा तो आपको पूरा बताऊंगा कि एमसीक्यू, उसके बाद में रेगुलर क्वेश्चन, हमने एमसीक्यू कैसे हैंडल करना चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ही क्वेश्चन या डिस्कशन में। हमारा स्टडी प्लान भी मैं पहले सेशन में बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ मार्क्स ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक बेटा 2-3 टॉपिक्स जो मैं चार्ट रिवीजन के डाल रहा हूँ, आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, रेगुलर बुक अपने सामने रखो, और चार्ट रिवीजन जो है ओके मैंने जो कंप्लीट बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, आप भी एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो एक बार फिर से हमारी चार्ट रिवीजन आज से स्टार्ट हो रही है, और डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने चार्ट की लिंक दी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास चार्ट नहीं है तो वो लिंक से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और वो चार्ट मेरे साथ चार्ट रिवीजन कर सकता है। तो बेटा ये जो चार्ट रिवीजन है इन एडिशन टू बूस्टर और फास्ट ट्रैक रिवीजन है। बूस्टर रिवीजन और फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाली हुई है, वी स्मार्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अब ये चार्ट रिवीजन, क्वेश्चन या डिस्कशन और जितना भी डिस्कशन होगा, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे वी स्मार्ट इंटर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सब वी स्मार्ट इंटर के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप वी स्मार्ट सी इंटर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे, मैं डेली आपके साथ आते जाऊँगा। तो मंडे से डेली हम डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, प्लस चार्ट रिवीजन के लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो बेटा चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ट रिवीजन का पहला सेशन। और डिस्कशन टॉपिक होगा सप्लाई, और यहाँ पे ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे वी स्मार्ट के यूट्यूब सीए इंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं चार्ट रिवीजन। तो क्या बेटा हम स्टार्ट करें? रेडी? तो आप यस का सिंबल दो। ओके, और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का ये जो पहला चार्ट है, ये चार्ट से। बेटा वैसे तो रिवीजन या बूस्टर या फिर आपको समरी रिवीजन वगैरह मैं बुक्स में देता ही हूँ, लेकिन ये चार्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये चार्ट में, एक चार्ट में लगभग 3-4 टॉपिक्स या कभी कभी बहुत सारे टॉपिक एक साथ कनेक्ट होते हैं, और ये
एक साथ कनेक्ट होने की वजह से ये वॉल चार्ट में पूरा एक कंप्लीट व्यू आता है, हमें कंप्लीट इंसाइट मिलता है कि ये सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है, और एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन आता है चार्ट होने के बाद कि यस यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ जो है कंप्लीट हो रहे हैं, और एक हर प्रोविजंस कैसे कनेक्टेड है वो भी यहाँ हमारा डिस्कस हो रहा है। तो बेटा पहला चार्ट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर आपको याद होगा तो मैं पढ़ाते वक्त आपको ये कहता था कि जो है सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लेवी, याद आ रहा है आपको? लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू, मतलब यहाँ पे हमने अगर याद होगा तो लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। थोड़ा स्टार्ट में स्लो चलेगा लेकिन धीरे धीरे मैं अपना रिवीजन गेयर अप करूंगा। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अब इसमें अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ मैंने इस चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट लेवी, दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट कलेक्शन, सेकेंड ये चार्ट में अगर देखोगे तो नेक्स्ट आएगा कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेवी पे। वर्ड्स अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैं ये चार्ट को जूम करते जाऊंगा। लेवी में अगर आपको याद होगा तो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आई रिपीट, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेवी, ये जो सेक्शन 9 में दिया गया है, इसमें व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट, ये अंडर आईजीएसटी एक्ट डिफाइन किया गया है। तो आईजीएसटी एक्ट की रिवीजन हम आगे करेंगे। तो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, उसके बाद में यहाँ जो कवर किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहले हम यहाँ फोकस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, और उसके बाद में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। द वर्ड सप्लाई इज डिफाइंड। चलिए एक बार मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइएगा। द वर्ड सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा बेटा? 7। यस, कम ऑन, रिकॉल करो सेक्शन 7 सप्लाई, उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे बेटा सप्लाई, अगर हम बात करें सप्लाई की तो यस, कम ऑन मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। सप्लाई में सप्लाई सेक्शन 7(1) याद आया, और दूसरा सेक्शन 7(2), ठीक है। नाउ 7(1) में अगर आपको 7(1) और दूसरा पार्ट सेक्शन 7(2) व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड, एंड नाउ 7(1) व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स। सेक्शन 7(1) में 7(1) अगर आपको होगा तो यहाँ पे विथ कंसिडरेशन, कुछ याद आया क्या? विथ कंसिडरेशन एंड क्या सेकंड विदाउट कंसिडरेशन, याद आ रहा है? तो विथ कंसिडरेशन में 7(1)(a) एंड 7(1)(b, और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन में यहाँ 7(1)(c) आएगा, और 7(1)(c) में हम विदाउट कंसिडरेशन में जो देखेंगे ये वो एक्टिविटी ऐसी शेड्यूल 1 में कवर की है और 4 पैराज में कवर किया है जहाँ कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी सप्लाई कहा जाएगा। तो यहाँ सेक्शन 7 जो बात करता है सप्लाई के बारे में बात करता है। तो आगे बढ़ने के पहले हम डेफिनेशन ऑफ गुड्स और डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी का लेवी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पहली बात गुड्स का मीनिंग क्या, गुड्स की ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सेक्शन 2 भी लिख दिया आपने तो भी चलेगा। गुड्स मतलब गुड्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स or things attached to or forming a part of land agreed to be so or under the contract of supply, but excludes money।
अब ख्याल रहे, गुड्स की डेफिनेशन पे मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया गया है, पर एक्शनेबल क्लेम प्लस ग्रोइंग क्रॉप एंड एक्सेट्रा ये स्पेशली इंक्लूड किया गया है। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम यहां स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है। पॉइंट नंबर 2, एक्शनेबल क्लेम यहां पे क्यों इंक्लूड किया गया? क्यों? क्योंकि लॉटरी टैक्स, बेटिंग टैक्स ये जो है मर्ज किया गया जीएसटी के साथ। तो वो सिचुएशन में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी लाना था। तो अगर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी लाना है तो यहां पे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स का स्टेटस देना जरूरी था। क्यों? क्योंकि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया था कि ये यहां पे एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा, इसलिए यहां उसको स्पेशली गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया। डन, गुड्स के डेफिनेशन में यहां पे लाया गया, लेकिन सभी एक्शनेबल क्लेम को उन्हें टैक्स नहीं लगाना था, इसलिए यहां पे शेड्यूल 3 अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो शेड्यूल 3 में यहां एंट्री नंबर 6 में यानी पैरा 6 में यहां पे एक्शनेबल क्लेम जो है एक्सक्लूड किए गए एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, और लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पर ही टैक्स रखा गया, इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में स्पेशली एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया गया। और बाकी ग्रोइंग क्रॉप्स एंड यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास वेदर थिंग अटैच टू अ लैंड और नॉट, वो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थी, लेकिन मनी को और सिक्योरिटीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। पर ध्यान रहे, मनी के ट्रांजैक्शन गुड्स में नहीं आएंगे, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन गुड्स में नहीं आएंगे, लेकिन मनी लेते वक्त या देते वक्त, आई रिपीट, मनी लेते वक्त या देते वक्त यहां जो है अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो जीएसटी लायबिलिटी में आ सकता है। इसलिए ओके यहाँ पे अगर आपने पैसा एक्सचेंज किया, ओके, फॉरेन करेंसी टू डॉलर, डॉलर टू फॉरेन करेंसी, या फिर आपने या बड़ी नोट जो है 2000 की नोट चेंज की और उसका कुछ कंसिडरेशन दिया, तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। नाउ ट्रांजैक्शन इन मनी में स्पेशली अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, किसी को लोन देते हो, लेते हो, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर इसका अगर सेपरेट इंटरेस्ट लगाया गया, ओके, तो वो सेपरेट कंसिडरेशन जो है, ओके, वो सर्विस माना जाएगा, जो हम सर्विस के डेफिनेशन में देखेंगे। तो गुड्स के डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटीज जो है वो एक्सक्लूड किया गया। आगे सर्विस की डेफिनेशन, यहां पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके, आप अगर सीरियस हो तो लाइव चैट क्लोज कीजिएगा, अभी आप पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। यू आर इनफ मैच्योर्ड बेटा, जिसने मेरा क्लास किया हो, जिसने मेरा क्लास नहीं किया हो, सब सुनिए, नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा, प्लीज। तो अननेसेसरी यहाँ पे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, ओके बेटा, नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ अगर हम बात करें तो सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, आई रिपीट, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स छोड़ के बाकी कुछ भी होगा, प्लस मनी और सिक्योरिटीज भी एक्सक्लूड होगा। यहां पे गुड्स को मैंने स्पेशली लिया है और यहां पे मनी और सिक्योरिटीज को लिया है, ठीक है, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स वो सर्विस मानी जाएगी। इसमें मैं एक बात आपको कह दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन भी सर्विस में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कहा गया कि गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल ही कवर किया जाएगा, और सर्विस कहती है कि एनीथिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जिसमें आगे कहूंगा कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो वो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, और वो अगर सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, अगर नीचे दिए गए सेक्शन 7 की सभी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, अभी अभी एआईआर जो आपके अटेम्प्ट को अप्लीकेबल नहीं होगा, और वैसे भी एडवांस रूलिंग जो है कि उसके डिसीजन आपके अटेम्प्ट को नहीं अप्लीकेबल होते। पर आपके नॉलेज के लिए कह दूं, परसों की बात है और आज सुबह आप बिजनेस स्टैंडर्ड में देखते हो, तो अगर कोई डेवलप करके प्लॉट सेल करता है, तो वो भी जीएसटी के स्कोप में आएगा। मतलब क्या, ये एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये आपके कोई एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं होगा, वो एडवांस रूलिंग है, और एडवांस रूलिंग सिर्फ उसको ही अप्लीकेबल होती है जिसको बाइंडिंग है। लेकिन यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस भी सर्विस के डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन यहां शेड्यूल 3 जो है यहां पे क्या कहा गया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आई रिपीट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है, और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
पर जीएसटी नहीं आएगा, पर सेल पे नहीं आएगा। ओके, और लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो नहीं आएगा, हम आगे उसको पढ़ेंगे जब शेड्यूल 3 मैं पढ़ा होगा। ओके, इसके अलावा बाकी ट्रांजैक्शन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी हो तो वो सर्विस के स्कोप में आ सकते हैं, जिससे रिलेटेड धीरे धीरे अब क्लैरिटी आ रही है, उससे रिलेटेड अभी धीरे धीरे जो है रूलिंग्स भी आ रही है। लेकिन एग्जाम को आपको एडवांस रूलिंग पढ़ के नहीं जाना है। नाउ उसके बाद में चलो बेटा, यहां जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेट कंसिडरेशन। मनी और सिक्योरिटी सर्विस के इससे भी एक्सक्लूड होगा, बट ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? मनी और सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूड कर दिया गया, पर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी अगर किसी को पैसा यूज करने दिया जिसका आपने सेपरेट इंटरेस्ट लगाया, जिसका आपने प्रोसेसिंग फीस लगाया, तो वो इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है पैसा यूज करने में, यानी डिपॉजिट दिया, एडवांस दिया, जो भी है, वो जो सेपरेट कंसिडरेशन लगाया उसके ऊपर जीएसटी आएगा, सॉरी वो सर्विस माना जाएगा। ओके, और जीएसटी के स्कोप में आएगा। लेकिन यहां पे लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, एक बार फिर से, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट सर्विस तो है, सर्विस की डेफिनेशन में आता है, पर इसको अलग से एग्जम्पशन दिया गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है उसको बेनिफिट नहीं है। तो फिलहाल बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि लेवी तो है, लेकिन अलग से अगर एग्जम्पशन दे दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए, तो फिर फिलहाल उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अगर देखेंगे हम, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन सर्विस के डेफिनेशन में, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। मतलब अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हो गए जिसका सेपरेट ब्रोकरेज लगाया गया, कमीशन लगाया गया, तो वो सर्विस के स्कोप में आएगा। इसका एक रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी आपको याद होगा, तो इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस हमने देखा था। जस्ट अ मिनट बेटा, इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हमने देखा था। अगर आपको याद होगा इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशन कि सिक्योरिटी लेंडिंग का जो प्रीमियम है, कमीशन है, वो इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज है, टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज है, और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और अभी सिक्योरिटी लेंडिंग रिवर्स चार्ज में भी है, हम आगे कवर करेंगे अगर आपको याद आ रहा होगा तो बेटा सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज, ओके, वो सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होगी, पर उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है, ओके, यहाँ कवर किए जाएंगे। उसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखी। नाउ सप्लाई इंक्लूड्स, यहाँ आई रिपीट, सप्लाई इंक्लूड्स विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। तो अब विथ कंसिडरेशन चार्ट में नहीं भी दिख रहा होगा, तो भी हम इसको आगे दो मिनट, हाँ, आपके पास चार्ट होगा तो आप देख रहे होगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। अगर आप विथ कंसिडरेशन में आओगे बेटा, तो विथ कंसिडरेशन में 71A और 71B। 71A क्या कहता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये बात हुआ 71A में कि आप जो है किसी भी फॉर्म में ट्रांजैक्शन करो, गुड्स या सर्विसेज का, मतलब गुड्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी भी फॉर्म में ट्रांजैक्शन करो, या एनीथिंग अदर गुड्स का, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर गुड्स का, ओके, और मनी सिक्योरिटीज, ये जो है इसका किसी भी फॉर्म में ट्रांजैक्शन करो, वो सप्लाई माना जाएगा। सच एज, अब सच एज का अगर आप देखते हो स्टार्ट में, तो बेटा सच एज मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यानी ये एग्जॉस्टिव कंसेप्ट नहीं है। ओके, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, ओके, तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ओके, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये सिर्फ एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी कोई भी फॉर्म में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सप्लाई के स्कोप में आ सकता है, जब तक स्पेसिफिकली एक्सक्लूड ना किया जाए या फिर यहाँ पे उसके ऊपर एग्जम्पशन ना दिया जाए। ठीक है, तो वो सप्लाई केस में आएगा। नाउ
नेक्स्ट बेटा, मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब मेड या मतलब वो ट्रांजैक्शन आपका एक्चुअली हो गया है, और अग्रीड टू बी मेड मतलब वो आप अग्री कर चुके हो और आगे होने वाला है। अग्रीड टू बी मेड में जहां तक की बात है बेटा, तो अग्रीड टू बी मेड में एडवांसेस अगर आपको मिलता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें कहना चाहूंगा। क्या? तो बेटा एडवांसेस अगर आपको मिलता है तो गुड्स के केस में फिलहाल एक नोटिफिकेशन है, बताइए कौन सा नोटिफिकेशन है जो एडवांस पे गुड्स के केस में जीएसटी अभी फिलहाल लेवी नहीं क्रिएट करता है? बताइए, मैं वेट करता हूं, कौन सा नोटिफिकेशन है बेटा? चलो आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए। तो गुड्स के केस में मैं वेट कर रहा हूं आपके नोटिफिकेशन, आप बताओगे। तो गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं आएगा, लेकिन यस ओके सर्विस के केस में यहां पे टैक्स आ सकता है। वेरी गुड, यहां पे 8066/2017 श्वेता करेक्ट, 66/2017 याद है आपको। तो ये जो है 66/2017 के केस में इवन दो ओके अग्रीड टू बी मेड ये लेवी है, वो सप्लाई माना जाएगा, पर फिलहाल उसके ऊपर कोई कलेक्शन पॉइंट नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी है, हम आगे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे। तो मेड और अग्रीड टू बी मेड वो दोनों पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं। उसके बाद में फॉर कंसिडरेशन, ओके तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है किसी को सप्लाई करने के लिए, मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो या अग्री किया हो, फॉर कंसिडरेशन होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो जीएसटी लगाया जाएगा। गवर्नमेंट का बेसिक अप्रोच यही है बेटा। क्या बेसिक अप्रोच है? कि यहां जीएसटी एक कमर्शियल टैक्स है, और ये अगर बिजनेस एक्टिविटी होगी या कमर्शियल एक्टिविटी होगी जिसमें सप्लायर को पैसा मिल रहा हो, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी पे जीएसटी लगाने का गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट है। वो बात अलग है कि जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सिचुएशन में उन्होंने शेड्यूल 1 बनाया, उसमें कुछ पैरास दिए और वो पैरास स्पेसिफिक केसेस में वो जीएसटी लगाना चाहते हैं, उसके अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन प्राइमरीली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ जीएसटी वो केस में लगाना चाहती है जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। मतलब गवर्नमेंट एक फंडा पे चलती है, और कौन से फंडा पे चलती है? तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ये फंडा पे चलती है, तो कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा। इसलिए एक बात का आप ध्यान रखें, या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ध्यान रखें। वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स जो है यहाँ पे आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए, जो सीए सीएमए सीए स्टूडेंट को सबको यहाँ पे काम आ सकते हैं। वो क्वेश्चन सीरीज भी जरूर देखना, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, स्पेशली लास्ट के चैप्टर्स, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स का यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हो तो वो तो सेम है, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर का हमने डिस्कशन अच्छा किया है, वो जरूर देखना, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और एग्जाम में आप बूस्ट हो जाओगे कि यस यार इस तरह से हमने लिखना चाहिए। व्हाट इट में भी आते हैं हमारे डिस्कशन पे। सो दोस्तों कंसीडरेशन होगा तो ही जीएसटी आएगा। इसलिए अगर कोई भी फ्री सप्लाई है तो पहला थॉट यही आना चाहिए कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर फ्री सप्लाई होगा। और ओके वो शेड्यूल 2 के अगर हम देखें तो 7(1) सॉरी यहाँ पे 7(1)(c) शेड्यूल 1 सॉरी नॉट शेड्यूल 2 शेड्यूल 1 के 4 पैराज में आता है, तो स्पेसिफिक सिचुएशन में हम जीएसटी लगाएंगे। ओके तो नाउ यहाँ कंसिडरेशन, अब आपका एक सवाल आना चाहिए और वो ये आना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? भाई फ्री, बस फ्री बोल दिया मतलब हो गया क्या? ओके कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें ये कहा जाएगा कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है? कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो नाउ यहां पे सेक्शन 231 ओके कंसिडरेशन की डेफिनेशन, उसमें 2 क्लॉजेस है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए क्या कहता है? एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज in respect of, in response to or for inducement of supply of goods or services, or second monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to or for inducement of क्या बेटा? okay supply of goods or services। अब थोड़ा इस बात को समझ लो, वो क्या कहते हैं? for consideration,
मतलब आपको पेमेंट मिला, एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है मनी में मिल रहा है या अदरवाइज में मिल रहा है, ओके। और वो पैसा किस बात का मिल रहा है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आप जो है, ओके एक मिनट, सप्लायर के एंगल से देखना, ये जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है सप्लायर, क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी सप्लायर पे आती है, तो आपको जो भी देखना है बेटा वो सप्लायर के एंगल से देखना है। इज इट क्लियर? तो सप्लायर ने जो गुड्स दिया, ओके, उससे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज या इन रिस्पॉन्स टू दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर कोई भी पेमेंट मनी में मिलता है या अदरवाइज मिलता है तो उसे कंसिडरेशन माना जाएगा। यहां से एक लिंक का जन्म होता है, क्या मनी या अदरवाइज का है, तो ऐसे केस में मनी में मिला तो नो डाउट कि वैल्यू तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, अगर आपको याद होगा तो। अगर मनी में नहीं मिला तो बेटा यहाँ पे वैल्यूएशन रूल लगते हैं और रूल 27-28 के केस में उस सप्लाई का वैल्यूएशन किया जाता है अगर कंसिडरेशन अदर देन मनी होगा तो। वैल्यूएशन चैप्टर में इसमें कवर किया गया है, ओके। और रूल्स अगर आप फाइनल में हो तो रूल्स है, इंटर में रूल्स नहीं है। तो व्हाट इट मे बी बेटा, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, इसका एग्जांपल मैंने लिया है, मतलब क्या, क्योंकि आप इंड्यूस कर रहे हो सप्लाई, अपना सप्लाई इंड्यूस करने के लिए अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिलता है तो वो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बुक में क्या लिया था, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद होगा तो मैंने बुक में ये लिया था बेटा कि समझ लो अगर यहाँ पे आपका हाईवे, कोई हाईवे पे रेस्टोरेंट है या ढाबा है और आपने किसी बस ड्राइवर को यहाँ कन्विंस किया कि चल यार तेरी बस जो है मेरे ढाबे पे रोक, मेरे यहाँ के रेस्टोरेंट में रोक और मैं तुझे फ्री खाना दूंगा, फूड दूंगा या कुछ आपको फ्री गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड होगी, तो तेरी बस रोकने से यहाँ पे पैसेंजर्स हो गए, तो वो पैसेंजर जो है वो यहाँ उतरेंगे और वो उतरने के बाद मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपने अपना सप्लाई इंड्यूस किया, ओके, उसको आपने फूड दिया या ड्राइवर को जो फूड दिया या कोई सर्विसेज दी, वो दिखने के लिए फ्री लगेगी, सुनिएगा, वो दिखने के लिए फ्री होगी पर रियल सेंस में वो फ्री नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपको इन रिटर्न कुछ मिला है, तो वो इंड्यूसमेंट माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ये तो हमने देखा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू, लेकिन मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस। अब बी पार्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट आपसे बात ये करना चाहती है मेरे थ्रू, और गवर्नमेंट कहती है कि सुनो, कभी कभी ट्रांजैक्शंस फ्री तो दिखते हैं पर वो रियल सेंस में फ्री नहीं होते हैं, ओके। मतलब क्या, दिखने पे यहाँ पे मत जाइएगा, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। मतलब ये कि कभी कभी आपने जो गुड सप्लाई किया या आपने सर्विसेज सप्लाई की, उसका कंसिडरेशन आपको किसी एक्ट फॉर्म में मिल सकता है, मतलब ठीक है मनी फॉर्म में नहीं मिल रहा है पर किसी एक्ट फॉर्म में मिल सकता है, किसी फॉरबिडेंस फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो अब वो एक्ट या फॉरबिडेंस फॉर्म में होगा तो वो आपको यहां देखना पड़ेगा। सॉरी बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक्ट या फॉरबिडेंस फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो अब बेटा ये एक्ट या फॉरबिडेंस मतलब क्या, मतलब मैंने आपको कोई गुड्स दिया, सर्विसेज दी और इसके अगेंस्ट में आपने मुझे कुछ एक्ट करके दिया, तो उसकी मोनेटरी वैल्यू कंसीडर होगी और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ये माना जाएगा। या फिर फॉरबिडेंस होगा तो फॉरबिडेंस के केस में, ओके, अब फॉरबिडेंस है क्या, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल मेरे रेगुलर क्लास में जो दिया वही लूंगा क्योंकि आपको याद आ जाना चाहिए, ओके। वो एग्जांपल लिया था इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस, माय वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर, और मेरे वाइफ ने यहाँ पे आपको याद होगा तो कोई एक प्रोजेक्ट लिया था, नेबर्स वालों ने, जो नेबर थे, ओके, उन्हें उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि यार ये जो है दिन रात काम कर रहा है, ओके, हमें प्रॉब्लम है, ओके। तो वो सिचुएशन में नेबर्स जो थे उन्होंने जो यहाँ इंटीरियर डेकोरेशन या कारपेंट्री वर्क चल रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो नाउ नेबर्स को समझाया गया, उसको कहा गया कि ठीक है हम आपको फ्री सर्विस देंगे, प्लीज आप ऑब्जेक्शन निकाल लो, फॉरबिडेंस अपना ऑब्जेक्शन छोड़ दो, ओके, और आपने सोसाइटी में जो ऑब्जेक्शन लिया है वो छोड़ दो, तो हम आपको इन रिटर्न क्या करेंगे, आपका भी थोड़ा बहुत इंटीरियर करके देंगे। तो बेटा ये जो हमने यहाँ उसको सर्विस दी, दिखने में फ्री है
पर उसके रिटर्न में क्या हो रहा है, उसके रिटर्न में वो जो है कुछ फॉरबियरेंस कुछ छोड़ रहा है, तो वो केस में वो फ्री नहीं माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद में डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पे बेटा दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ कि जैसे बिल्डर, ओके, स्लम रिहेबिलिटेशन है, ओके, और स्लम रिहेबिलिटेशन चल रहा है, और बिल्डर जो है बेटा यहाँ जो है उनको भाई आप ये जगह खाली कर दो, आपकी जहाँ झोपड़ियाँ है, जहाँ ये है, हम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे और आपको आपकी जो जगह है उसके अगेंस्ट में एक फ्लैट जो है वो फ्लैट हम आपको अलग जगह फ्री बांध के देंगे। अब एक बिल्डर उनको जो फ्री बांध के दे रहा है, कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है, तो उनको जो फ्री बांध के दे रहा है वो दिखने में फ्री है बेटा नहीं, पर उसके अगेंस्ट में उसको फॉरबियरेंस यानी एक यहाँ पे कंसिडरेशन मिला है क्या, कि जो वहाँ पे झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे या वहाँ स्लम में रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने राइट्स छोड़े, ओके, फॉरबियरेंस किए, तो वो सिचुएशन में उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे फॉरबियरेंस। उस तो आपने दिया गुड्स, आपने दिया सर्विस, और उसके अगेंस्ट में सामने वाले ने पैसा नहीं दिया पर कुछ एक्ट करके दिया, फॉरबियरेंस करके दिया, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। नो डाउट उसका भी वैल्यूएशन होता है, ओके, इसके लिए सेपरेट वैल्यूएशन रूल्स है, ओके, तो यहाँ आगे हम देखेंगे। लेकिन कंसिडरेशन में कुछ बातें एक्सक्लूड होगी जो आपको याद रखना है। कौन सी बातें एक्सक्लूड होगी बेटा? सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा डिपॉजिट अनलेस सप्लाई अप्लाइज टू सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। तो अब दो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट से मिली गई, स्पेशली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी, ओके, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। एग्जाम्पल, मतलब आपकी फर्टिलाइजर्स कंपनी है और आपकी जो फर्टिलाइजर कंपनी है, आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब 100 रुपए का एक किलो का पैक का है फर्टिलाइजर का, उसमें से आप जब फार्मर को बेचते हो तो आप फार्मर को यहाँ पे 70 रुपीज़ में बेच रहे हो, 30 रुपये आपको गवर्नमेंट से आता है। समझ लो 100 रुपीज़ का पैकेट एमआरपी है, जिसमें से 70 रुपीज़ आपको फार्मर से आ रहा है और 30 रुपीज़ गवर्नमेंट से आ रहा है। गवर्नमेंट से ये जो 30 रुपीज़ सब्सिडी आ रही है बेटा, ये 30 रुपीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, क्यों नहीं लगेगा 30 रुपीज़ पे? तो दोस्तों सुन लो, यहाँ क्योंकि ये 30 रुपीज़ स्पेशली कंसिडरेशन से एक्सक्लूड किया गया है, और यहाँ इवन दो आपके पॉकेट में 100 रुपया है, ध्यान से सुनो, इवन दो आपके पॉकेट में 100 रुपया है, 70 रुपये फार्मर से है, 30 रुपये आपको गवर्नमेंट से मिले, ऐसे 100 रुपये भी आए होंगे, लेकिन आपको जीएसटी फार्मर को 70 रुपये पे ही लगा के देना पड़ेगा। नाउ सेकंड, डिपॉजिट अनलेस सप्लाई अप्लाइज सच डिपॉजिट टू कंसिडरेशन, मतलब बहुत सी बार आपको कस्टमर से डिपॉजिट मिलते हैं, एडवांसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में। नाउ एडवांसेस मतलब आप जो सप्लाई करने वाले हो उसके अगेंस्ट में पैसा मिला हुआ है, एडवांस पे यहाँ पे जीएसटी आता है, लेकिन गुड्स के केस में इसका टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन रहेगा जिस दिन इनवॉइस इशू होगा, एडवांस पे टीओएस नहीं है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। लेकिन सर्विस के केस में अगर आपका सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस मिला होगा तो उसके ऊपर टीओएस आएगा, जिसके बारे में हम टाइम ऑफ सप्लाई में की बात करेंगे। तो बेटा मैं इन बिटवीन आपसे फीडबैक चाहूँगा, स्पीड इज ओके, सब ठीक लग रहा है? मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा आपका फीडबैक के लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेल सो बेटा यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अगर ये सेशन में किसी को स्पीड कम लगती है तो वो स्टूडेंट रिकॉर्डेड सेशन देखें
और 1.2 की स्पीड बढ़ा कर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पीड स्लो करने का ऑप्शन से ज़्यादा बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही स्पीड में आपको समझे भी और मैं सब कुछ कवर भी करूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट्स। अब इसमें दो टाइप के डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, वो उस पे जीएसटी नहीं आएगा, एडवांसेस पे आएगा। अब दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स, तो इसके बारे में अभी तक यानी जीएसटी आने को 2.25 साल होते आ रहे हैं, ओके। और 2 साल क्या, अब 3 साल होते आ रहे हैं, ये जून में तो 3 साल हो गए। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक मैं कहूँ तो अभी तक डिपॉजिट पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो बेटा फिलहाल एग्जाम में वो रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, ओके, दोनों केस में आपको जीएसटी नहीं लगाना है। लेकिन एग्जाम में अगर ये दिया गया हो कि डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया गया, आई रिपीट, डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया गया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स, वो प्लस शेड्यूल 2 में टॉलरेंस, आपको याद होगा तो शेड्यूल 2 में यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि टॉलरेंस, फॉरबिडेंस और एनी एक्ट का पैसा आपने काटा, पैसा ले लिया, तो वो सिचुएशन में उस पे जीएसटी आता है। तो फॉरफिट करते हो तो जीएसटी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ओके, एक इन बिटवीन की अच्छा क्वेश्चन है, कनिका और आपका पूछ रहे हैं कि चार्ट इज इनफ फॉर एग्जाम। तो बेटा मैं ये कहूँगा कि आपने अगर इसके पहले पढ़ा हो 2 बार तो चार्ट रिवीजन इज इनफ। चार्ट प्लस माय क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर से बुक भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट से आप लिंक में आ जाओगे और मेरा क्वेश्चन है साथ में पढ़ लेना, दैट्स इनफ, ओके। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए सप्लायर का, सप्लायर के एंगल से जब आप 7(1)(a) लगाओगे, ध्यान से सुनना, 7(1)(a) लगाओगे तो 7(1)(a) के सभी क्लॉजेस सप्लायर के एंगल से देखना, रेसिपिएंट के एंगल से नहीं। तो सप्लायर ने जो कि यहाँ गुड्स और सर्विसेज का सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या फिर कोई भी एक्टिविटी की हो, किसी भी फॉर्म में एक्टिविटी की हो, तो वो जो है कि फॉर कंसिडरेशन हुई हो। कंसिडरेशन 4 पार्ट में मिल सकता है, कमॉन, मनी, अदरवाइज, एक्ट या फॉरबिडेंस, ओके। ये चार्ट में यानी ये 4 के अलावा, मतलब ये 4 में कोई प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो फ्री माना जाएगा। लेकिन ये 4 में से कुछ भी प्रेजेंट है, मनी प्रेजेंट है, अदरवाइज यानी काइंड में प्रेजेंट है या एक्ट में प्रेजेंट है या फॉरबिडेंस में, तो फिर फ्री नहीं माना जाएगा, फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा, ओके। और ये जो सप्लाई हुआ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा। तो आपको जस्ट पैसा मिल गया इसलिए जीएसटी नहीं, वो आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि बिजनेस यानी क्या, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। तो नाउ यहाँ पे बिजनेस ये डिफाइन किया गया सेक्शन 217 में और ये स्टार्ट है, ओके। थोड़ा मैं इंटेंशनली कह रहा हूँ, थोड़ा स्लो चलेगा, धीरे धीरे स्पीड जो है गिरअप होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्लॉज ए, बिजनेस की टोटल 9 एक्टिविटी है। ये 9 एक्टिविटी जो है मैं जैसे कहूँगा कि कुछ जनरल और कुछ स्पेशल। जनरल और स्पेशल मतलब क्या? जनरल मतलब आप बिजनेस की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ लो, जीएसटी में पढ़ लो या ओके पुराने कोई वैट में पढ़ लो, ओके। जनरल एक्टिविटी बिजनेस की क्या है? तो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनियर बेनिफिट्स। पेक्यूनियर बेनिफिट्स हो या ना हो, मतलब क्या? मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। इसका एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल ये है और क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट का, और वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट होगी तो उस पर भी जीएसटी आ सकता है अगर उसको कोई एग्जम्पशन ना दिया हो। अगर आपको एग्जम्पशन याद होगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट की सभी एक्टिविटी को एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ जो चैरिटेबल एक्टिविटी है उसकी लिस्ट दी है उसमें आपको याद होगा तो योगा वगैरह भी आता है,
ठीक है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी वगैरह भी आती है, तो वही आपको एग्जम्पशन दिया गया, मतलब और आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी आ सकता है अगर स्पेसिफिकली एग्जम्पशन ना दिया हो। तो बेटा यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशनल एक्टिविटी, एडवेंचर, वेजर, ये सभी बिजनेस में आएगी। सेकंड बी, और बी एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन टू, इंसिडेंटल टू और एंसिलरी टू क्लॉज ए। मतलब क्या, मतलब बहुत क्लियर है कि अगर क्लॉज ए की एक्टिविटी चल रही है तो उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटी साथ में बिजनेस में आएगी। ओके, उसकी कनेक्टेड एक्टिविटी साथ में बिजनेस में आएगी। इसका एक एग्जांपल मैं देखता हूं, वो क्या कि अगर आपकी शॉप में, जो मैं क्लास के एग्जाम्पल ही लूंगा, कुछ नए नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्लास के एग्जाम्पल इसलिए लूंगा कि आपको वो सब रिकॉल हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पे नाउ नेक्स्ट क्लास के एग्जाम्पल क्या है, तो क्लास के यहां पे आपने शॉप, आप बिजनेस, मेन आप बिजनेस कर रहे हो क्लॉज ए में, उसके साथ साथ ट्रेड कर रहे हो, उसके साथ साथ शॉप की रद्दी है, स्क्रैप है। ओके, तो आपके शॉप में न्यूज़पेपर आती है, उसकी रद्दी है, तो वो रद्दी जो है आप बेच रहे हो, तो वो यहाँ पे कनेक्शन इंसिडेंटल और एंसिलरी टू क्लॉज ए माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। आप स्क्रैप बेच रहे हो, ओके, आप कोई फर्नीचर बेच रहे हो जो आपकी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, पर उससे कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। वो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी और यहाँ जो है ओके क्लॉज बी में आएगी। एक एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे जो पुराना सीएसटी का केस था, क्योंकि दिस क्लॉज बी बोरोड फ्रॉम सीएसटी, कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी में यहाँ जो लड्डू के लिए 200 रुपये 500 रुपये जो भी चार्ज लिए जाते थे, तो उसके ऊपर सीएसटी डिपार्टमेंट ने, जो आज भी केस जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, सीएसटी डिपार्टमेंट ने उस लड्डू पे टैक्स लगाया था कि भाई आप ये फॉर कंसिडरेशन बेच रहे हो, इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन वो केस लड़ी गई थी और वो इस बात पे लड़ी गई थी कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो बिजनेस में नहीं आती है। भाई यहाँ पे जो लोग आते हैं एक श्रद्धा भाव से आते हैं और वो भगवान के दर्शन करने आते हैं और वो मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, तो ओके उससे रिलेटेड लड्डू सेल करना भी बिजनेस नहीं कहा जाएगा। क्यों लड्डू सेल करना बिजनेस नहीं कहा जाएगा? क्योंकि क्लॉज बी में दिया गया है और वो कि वो जो एक्टिविटी इन कनेक्शन टू इंसिडेंटल टू ए होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपने ए फॉलो करना चाहिए और ए के साथ साथ अगर कोई इंसिडेंटल होती है तो ही बिजनेस के स्कोप में ली जाएगी। तो हमारा ए जो है, ए यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, तिरुपति बालाजी केस में ए प्रेजेंट ही नहीं है, मेन कोई बिजनेस ही नहीं है, तो उस ओके लड्डू सेल करना, वो एंसिलरी एक्टिविटी सेल करना, ओके वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। आपके समझने के लिए नो डिस्कशन, लेकिन ये पुराना केस था जैसा आपके समझने के लिए दिया। सी देखो यहाँ पे एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर सब क्लॉज ए वेदर और नॉट इन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। मतलब यह कि अगर कोई एक्टिविटी आप वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे हो, लेकिन इन द नेचर ऑफ ए है, मतलब ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, कॉमर्स के नेचर से आई है, तो वो यहाँ पे जहाँ तक है ओके वो भी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मोबाइल शॉपी है और आपकी मोबाइल शॉपी में आपने जो है, फटाफट सुन लो, आपके मोबाइल शॉपिंग में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे पूरा 2-5 साल 6 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस आया है और आपने क्या किया, कोई दूसरा नया बंदा जो है वो मोबाइल शॉपिंग डालना चाहता है, उसको कंसल्टेंसी दिया। अब कंसल्टेंसी देना आपका मेन ट्रेड नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आपके ट्रेड से एक नॉलेज आया हुआ है और आपने किसी को कंसल्टेंसी दिया फॉर कंसिडरेशन कि मोबाइल शॉपिंग कैसे सेटअप किया जाए और उसका पैसा लिया, तो वो आप वॉल्यूम में नहीं कर रहे होगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे होगे, पर यहाँ पे बेटा वो जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए है। नाउ डी एक्टिविटी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। ये वाला पॉइंट फिर से एक बार समझ लो। मतलब क्या, आप कोई भी गुड्स खरीदते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो और बिजनेस कमेंस होने के पहले, ओके यहाँ पे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ एक वर्ड आएगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कमेंस होने के पहले
अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, प्रोफेशन स्टार्ट नहीं, उसके पहले खरीदा तो भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इस पॉइंट का बहुत ज्यादा रिलेवेंस है बेटा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16(1) आईटीसी का कहता है कि आपको उसी गुड्स का आईटीसी मिलेगा जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, और डेफिनेशन भी यही कहती है, इनपुट्स कैपिटल गुड्स की। तो अब कभी कभी जो है हमने अभी तक हमारी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारी मशीन्स खरीद रहा है, कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग बाद में स्टार्ट करेगा। तो सवाल ये है कि उसने जो पहले खरीदा, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले खरीदा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो क्या वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा? यस। या क्लोजर ऑफ द बिजनेस, आपने अपनी फैक्ट्री, शॉप क्लोज कर दी, 3 साल से आप नहीं चला रहे हो, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आपने अपना जो ट्रेड क्लोज कर दिया, वो ट्रेड क्लोज करने के 3 साल बाद उसके कोई गुड्स बेचे, ओके, गुड्स पड़े थे शॉप में, उसके कोई गुड्स बेचे या कोई फर्नीचर बेचा, तो आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस अगर कोई एक्टिविटी होती है तो क्या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी? यस। उसके बाद में तो बेटा ये जो 4 एक्टिविटी है, ए बी सी डी, ये तो मेन एक्टिविटी, इंसिडेंटल, इन द नेचर ऑफ, या हमने कोई गुड्स खरीदा बिफोर और आफ्टर क्लोजर, ये तो जनरल एक्टिविटी है। लेकिन कुछ स्पेशल एक्टिविटी जो है वो जीएसटी पर्पस के लिए, सुनना, कुछ स्पेशल एक्टिविटी जीएसटी पर्पस के लिए बिजनेस कहा गया है। प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट फॉर इट्स मेंबर। मतलब क्या? ओके, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन है कि भाई क्लब और मेंबर, या यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके मेंबर, ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे, सेपरेट नहीं माने जाएंगे। पर जीएसटी ने ये स्पेशली अपने एक्ट में रखा। क्या अपने स्पेशल एक्ट में रखा बेटा? अपने स्पेशल एक्ट में जीएसटी में उन्होंने ये रखा कि भाई बाकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ भी कहा होगा, अगर क्लब अपने मेंबर को कोई फैसिलिटी या बेनिफिट्स देता है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेता है या कंसीडरेशन लेता है, ओके, यहाँ स्पेसिफिक वो वर्ड है, जिसका सब्सक्रिप्शन या कंसीडरेशन लेता है, वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। ओके, या एसोसिएशन या सोसाइटी जो है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा, पर हाउसिंग सोसाइटी का एक एग्जम्पशन है, या बिजनेस एक्टिविटी तो है, लेवी तो है, सप्लाई तो बोला जाएगा, पर एग्जम्पशन भी है। और ख्याल रहे, एग्जम्पशन उसे ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है। कुछ याद आया? जिसके ऊपर लेवी है उसको एग्जम्पशन दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा यहाँ कि नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी होगी तो हाउसिंग सोसाइटी 7,500 से ज़्यादा मंथली मेंटेनेंस होगा, और वो अपने मेंबर से ले रहा होगा पर मंथ, पर यूनिट, पर मेंबर, तो वो सिचुएशन में एक ओके ज़्यादा होगा तो टैक्स आएगा, 7,500 या उससे कम होगा तो टैक्स नहीं आएगा। ओके, तो वो हम एग्जम्पशन में हमने बाद में हम देखेंगे जब एग्जम्पशन का रिवीजन करेंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे एफ, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। हाँ, अगर कोई प्रीमाइसेस में एंट्री का पैसा है, टिकट चार्जेस है, तो वो टिकट चार्जेस आपका कोई स्पेशल इवेंट हो, रेगुलर नहीं, कंटिन्यूस नहीं, पर कोई स्पेशल इवेंट है और जिसके टिकट चार्जेस लगाए हो तो उस पर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में जी, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मतलब क्या? उसके प्रोफेशन या उसका ट्रेड या उसका वोकेशनल एक्टिविटी, वो इन दैट कोर्स उसने अगर कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो है, मेरा प्रोफेशन है कि यहाँ मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी की कंसल्टेंसी देता हूँ, और मैं सीए होने के वजह से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं सीए होने की वजह से कोई यहाँ पे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है या फिर कोई एसोसिएशन है और उसका चेयरपर्सन मुझे अपॉइंट किया गया, उसका यहाँ पे डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया, या कोई कंपनी का डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया, तो वो ऑफिस जो मैंने होल्ड किया है, क्यों? क्योंकि वो ऑफिस मैं इसलिए होल्ड किया क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ माय प्रोफेशन है और उसका कोई ऑनररी अमाउंट मिल रहा है, उसका कुछ भी पैसा मिलता है तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। वो मेरा प्रोफेशन नहीं है वो ऑफिस होल्ड करना, पर उसका कोई ऑनररी अमाउंट भी मिलता है तो उसके ऊपर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में एच, एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिसेटर और लाइसेंस बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। सिंपल वे में कहूँ तो क्लब की सभी एक्टिविटी
इंक्लूडिंग टोटल एसेट एक्सेट्रा, वो सभी एक्टिविटी यहाँ पे कवर किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और आय वाला क्लॉज ये थोड़ा समझ लो, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी। अब मेरी बात समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की क्यों ना पब्लिक सर्विसेज हो, एज अ पब्लिक अथॉरिटी हो, क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेज हो, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। पहला थॉट, वो सप्लाई माना जाएगा, क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेज हो। लेकिन नाउ मैं आगे पढ़ाऊंगा, कुछ एक्टिविटी सेक्शन 7(2) में एक्सक्लूड की है, आर्टिकल 243W वगैरह की, और बहुत सारे एक्टिविटीज को एग्जम्पशन दिया है। तो पहला थॉट तो आपका यही आना चाहिए कि गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेज हो। और यहां बेटा ओके, अगर उसको एक्सक्लूड किया होगा आइदर यहाँ पे सेक्शन 7(2) में या फिर एग्जम्पशन दिया होगा तो ही जीएसटी से बचेगा, अदरवाइज जीएसटी से नहीं बचेगा दोस्तों। तो ये था यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन। तो ये हमने 4 पार्ट देखे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूं। वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास मेरी कार ओन पर्सनल कार है, बिजनेस की कार नहीं है, और मैं बिजनेस अपनी कार जो है बेच रहा हूं किसी और को, तो ऐसे केस में यहां सीबीआईसी का कहना है कि अगर आप अपनी पर्सनल कार, मोबाइल, बाइक कुछ भी बेचते हो तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं है। ओके, ना कनेक्टेड टू बिजनेस है, ना इंसिडेंटल टू बिजनेस है, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इवन दो आपने कार 50 लाख की बेची, 20 लाख से ज्यादा है, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। ओके, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, आप पर्सनल ज्वेलरी बेचते हो तो जीएसटी नहीं आएगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। पर ख्याल रहे, ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखना है, रेसिपिएंट के एंगल से नहीं। क्योंकि हो सकता है जिसको आप ज्वेलरी बेच रहे हो, जिसको आप कार बेच रहे हो, उसका काम है बिजनेस करना, पर उससे मुझे लेना देना नहीं है। आपको जो यहां सोचने का ढंग लेना है, आपका परसेप्शन जो है वो सप्लायर के एंगल से होना चाहिए, और सप्लायर का वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है। हाँ, अब बिजनेस की डेफिनेशन आपको डायरेक्ट कभी नहीं पूछेंगे कि भाई डिफाइन द बिजनेस की डेफिनेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सिर्फ पॉइंट्स याद रखना, पूरा डेफिनेशन लर्न नहीं करना है। ठीक है, ये हमने देखा। और कुछ क्लैरिफिकेशन है जो कहे गए कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, पर कुछ एग्जाम्पल लेके मैं हर कंसेप्ट का एक एक ही एग्जाम्पल लेके मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। और मेरी इस रिवीजन के बाद ओके, आप मुझे ये वादा करो कि इमीडिएट वो चैप्टर आप क्वेश्चनर से भी खत्म कर दोगे, यानी फटाफट आपका ओके चार्ट रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चनर भी आपने फटाफट खत्म कर दिया। चलिए, उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b) में आते हैं। ओके, 7(1)(b) में यहाँ गौरव, यहाँ मैं कह चुका हूँ कि मैं थोड़ा स्लो चलूँगा कि आज के फर्स्ट सेशन में। और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे कि जिसको ये स्लो लग रहा है वो बाद में स्पीड में देख सकते हैं, वो ऑप्शन ऑलवेज है। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 7(1)(b। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या, तो यहाँ पे ये जो 7(1)(b) वाला पार्ट है, इन्होंने स्पेसिफिकली रिसिपिएंट एंगल से रखा। तो दोनों में क्या फर्क है, 7(1)(a) और 7(1)(b)? 7(1)(a) जो सप्लाई डिफाइन हुआ वो सप्लायर के एंगल से, और 7(1)(b) जो डिफाइन हुआ वो रिसिपिएंट के एंगल से डिफाइन हुआ है। नाउ इंपोर्ट ऑफ सर्विस लायबिलिटी रिसिपिएंट पे रखिए रिवर्स चार्ज में। लेकिन क्या है, एक थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूं कि जो सर्विस ले रहा है, अब बेटा हम जब भी वर्ड सप्लाई आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि आप कुछ दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे 7(1)(b) में जो सर्विस ले रहा है, तो जो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है वो लेने वाले का सप्लाई माना जाएगा। तो स्पेसिफिकली 7(1)(b) में उन्होंने डिफाइन किया, और ये सर्विस के लिए ही डिफाइन किया। गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, आई रिपीट, गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, और कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और SB 3(1) वगैरह लगता है। लेकिन यहाँ सर्विस होगी तो वो स्पेशल यहाँ जीएसटी आएगा, और यहाँ उसके ऊपर सप्लाई मानकर IGST लगाया जाएगा। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो
इन शॉर्ट यहाँ सप्लाई कब माना जाएगा, कब किसी ने अगर सर्विस इंपोर्ट किया तो लायबिलिटी आएगी। पहले तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए और वो कंसिडरेशन के यहाँ पे कुछ पे कर रहा है। अब कंसिडरेशन में मनी, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस, इन चारों में से कुछ दे रहा है ओके सामने वाले को, तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी आएगी। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और नॉट, मतलब दोनों, मतलब बिजनेस के लिए लिया, अब लेने वाले के एंगल से देखना, लेने वाले के एंगल से वो बिजनेस के लिए लिया हो तो भी जीएसटी आएगा और बिजनेस के लिए ना भी लिया हो तो जीएसटी आएगा। हाँ, ये बात ख्याल रहे कि बिजनेस लेने वाले ने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फंडा यहां बहुत क्लियर है कि आप पर्सनल के लिए ले रहे हो लेकिन सामने वाला तो बिजनेस कर रहा है। देखा कोविड-19 में कैसे बहुत से नेटफ्लिक्स का बिजनेस बढ़ गया। ओके, आपने पर्सनल मूवी देखी होगी लेकिन सामने वाला तो जो है यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। इसलिए ओके, गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, लेने वाला पर्सनल पर्पस के लिए भी ले रहा होगा तो भी जीएसटी आएगा। पर इसके साथ एक एग्जम्पशन है। क्या? ओके, एग्जम्पशन अगर आपने देखा हो तो एक एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ना या हम आगे कवर करेंगे। अगर सप्लायर बाहर है और रिसिपिएंट इंडिविजुअल है, सुनना, रिसिपिएंट इंडिविजुअल है और वो जो सर्विस ले रहा है अदर देन फॉर बिजनेस ले रहा है, या इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ओके, तो यहाँ अदर देन बिजनेस ले रहा है, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन दिया गया है, यानी इट्स अ सप्लाई, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन फिलहाल उसको एग्जम्पशन है जो हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो यहां हमने खत्म किया बेटा ओके 7(1)(b। अब आते हैं 7(1)(c) में। कमान कमान मेरे साथ आ जाओ। यहां पे 7(1)(c) में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, जिसे डीम सप्लाई भी कहा जाता है। ना आगे बढ़ने के पहले ध्यान से सुनो, अगर आपके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है तो इधर आने का ही नहीं, कंसिडरेशन है बात खत्म, सप्लाई है अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है ओके, इधर नहीं आने का। इधर कब आने का? जब ट्रांजैक्शन में, यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है ओके, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर से कहता हूं सभी फ्री सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। अगर आप ये 4 पैराज में आते हो तो ही टैक्सेबल होगा, आई रिपीट, तो ही टैक्सेबल होगा। तो नाउ पहला शेड्यूल 1 पैरा 1, ये याद रखना, शेड्यूल 1 पैरा 1, ये शेड्यूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको। अब शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या कहता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। पहली बात तो कह दूं, इन्होंने कैपिटल असेट नहीं कहा है, बिजनेस असेट कहा है। तो और दूसरा परमानेंट ट्रांसफर का है, क्योंकि टेम्पररी ट्रांसफर तो सर्विस होती है ओके, परमानेंट ट्रांसफर का है। तो बेटा यहाँ पे अगर आपने बिजनेस की कोई भी असेट, यानी आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में आने वाला ऐसा हर वो गुड्स जो मूवेबल है, इमूवेबल का सवाल ही नहीं है, ठीक है, पर हर वो गुड्स जो मूवेबल है और वो बिजनेस असेट आपने ट्रांसफर कर दी, जिसका आईटीसी आपने लिया हो, तो वो फ्री दे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगर किसी को भी फ्री दे दिया तो, एक एग्जांपल ओके, मेरे यहाँ कंप्यूटर पड़े हैं ओके, बिजनेस असेट थी और वो कंप्यूटर का आईटीसी मैंने लिया था, तो आईटीसी अगर ले लिया और वो मैंने आपको किसी को फ्री दे दिया ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके, इवन दो फ्री होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, पर अपने जेब से जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ बिजनेस असेट की अगर हम बात करें तो बिजनेस असेट पे मैं एक छोटा सा स्पेशल डिस्कशन करूंगा। और सप्लाई ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको स्लो भी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मैं अपने यही स्पीड से जाऊंगा ओके, और आपको सच में ये चार्ट रिवीजन का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड बेटा मैं आपको ये लेना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक पे बात करेंगे, ठीक है। आपने फर्नीचर बेचा, आपने कार बेची, जिसका आईटीसी लिया, आपने आईटीसी नहीं लिया होगा और किसी को फ्री बांट दिया तो गवर्नमेंट को उससे लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तभी है जब आपने आईटीसी लिया हो, तो ही आपका फ्री सप्लाई जीएसटी में आएगा। हम स्पेशली स्टॉक की बात करेंगे। मेरा कोई बिजनेस का स्टॉक पड़ा है ओके, और बिजनेस का स्टॉक जो है वो मैंने फ्री गिफ्ट में बांट दिया ओके, बिजनेस का स्टॉक बेटा मैंने फ्री गिफ्ट में, यहां रख दो, यहां रख दो, वो एक कप में लेके आ, कप में ऐसा मत लेके आ, हाँ वो वैसा नहीं आएगा। चाय आई है, ठीक है। तो अभी तो रिकॉर्डिंग बेटा घर पे स्टूडियो में ही चालू है, क्योंकि पूरा हमारा जो बिजनेस प्रीमाइस है यानी प्रेस्टीज पॉइंट वो पूरा बंद है।
सब ठीक चल रहा है? आप रिस्पॉन्स देते जाओ। कोई सोया तो नहीं? बेटा मैं स्टूडियो में हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है? तो कोई सोया तो नहीं है? चलिए हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी है कि आपने, यस गौरव, टी आ जाएगी, आप पी लो और इमेजिन करो कि मैं यहाँ से भेज चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए हाँ, अब मैं स्टॉक के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे बेटा ऐसा है कि एक क्लैरिफिकेशन भी आया कि आपने अगर कोई गुड्स फ्री बांट दिया, गिफ्ट दे दिया, अब कोई स्टॉक में आपका मेन गुड्स है, स्टॉक में पड़ा था, फ्री दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो क्या करें हम? क्योंकि 17(5) ब्लॉक क्रेडिट जो है, ब्लॉक क्रेडिट ये कहता है कि अगर आप फ्री गिफ्ट बांटते हो, ओके, तो वो सिचुएशन में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और साथ साथ में ये पैरा भी ये कहता है कि आपने अगर कोई भी बिजनेस असेट फ्री दे दी तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि हम सप्लाई कहें या फिर ब्लॉक क्रेडिट में कि उसका आईटीसी रिवर्स करें। ओके, तो थोड़ा सिचुएशन को समझ लेना। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और आईटीसी ले चुके हो, सुनो, आईटीसी ले चुके हो, तो 17(5) क्लॉज एच नहीं लगाओगे, क्योंकि आप आईटीसी ले चुके हो, और आईटीसी आप ले चुके हो तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई माना जाएगा, और वो सप्लाई मान पे उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे। आई रिपीट, उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे अगर आईटीसी आप ले चुके हो। तो ऐसे केस में सर आईटीसी हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो क्लैरिफिकेशन ने ये कहा कि नहीं, आप अगर आईटीसी ले चुके हो तो वो सप्लाई मानो और उसका वैल्यूएशन सेक्शन 30 के हिसाब से करो, सॉरी रूल 30 के हिसाब से करो, जो सीए फाइनल पे, इंटर लेवल पे नहीं। ओके फाइन, रूल 30 में 110% ऑफ उसकी कॉस्ट, यानी वो थोड़ा पॉकेट को यहाँ पे पिंच करेगा, 110% ऑफ कॉस्ट। यानी सुनिए, आपने अगर वो गिफ्ट 100 रुपए का खरीदा होगा तो 110 रुपए उसका वैल्यू करो और 110 को सप्लाई मान के जीएसटी दो, और आपका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आप सप्लाई मान रहे हो। लेकिन आपने उसका आईटीसी नहीं लिया, पहले से नहीं लिया, तो फिर उसको 17(5) में उसका आईटीसी ब्लॉक, मतलब लेना ही मत। फिर अगर आईटीसी आप लोगे ही नहीं तो फिर यहां पे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से 2 मिनट में 2 पार्ट, आईटीसी ले लिया तो फिर सप्लाई, वैल्यूएशन रूल 30, ओके, जीएसटी पे करो, आईटीसी कंटिन्यू रहेगा। और आपने पहले से नहीं, क्योंकि आपको पहले से बता था ये फ्री सैंपल है, गिफ्ट है, इसका आईटीसी ले ही मत यार, ओके, तो फिर आपको कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने आईटीसी लिया ही नहीं, और 17(5) के हिसाब से वो ब्लॉक क्रेडिट में चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, हाँ, तो आईटीसी, अब आप एक बेटा सवाल ये भी आ सकता है कि सप्लायर ने जो है, अभी ये चार्ट रिवीजन है इसलिए आपके डाउट्स जो है हम बाद में देखेंगे, मैं टाइम दूंगा कि सेशन के एंड में, पर पहले मैं रिवीजन खत्म कर देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि सर आईटीसी तो सामने वाले ने दिया तो मेरे 2A में अपडेट होगा। बेटा 2A में अपडेट होने दो ना, लेकिन आपने 3B में क्लेम नहीं किया। 2A में अपडेट हो गया मतलब ले लिया, ऐसा थोड़ी है। ओके, आपने 3B में पहले से क्लेम नहीं किया तो सवाल ही नहीं, फिर तो ये आईटीसी नहीं लिया तो ये पैरा ही नहीं अप्लीकेबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई होप रंजित, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सेकेंड पैरा 2, सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। थोड़ा ये पॉइंट को समझना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। पहली बात तो समझ लो, रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन फर्क है। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हमारी ब्रांच जो सीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, सेम स्टेट में या अदर स्टेट में, सेक्शन 25 आपको याद आ रहा होगा। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, आप सेम स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या आप अलग अलग स्टेट वाइज तो आपको अलग अलग सेपरेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, ये 25 में हमने पढ़ा था। या फिर आप यहाँ पे अलग स्टेट में आपकी कोई ऐसा प्लेस है जो आपका आपने रजिस्टर्ड नहीं किया होगा पर अदर स्टेट में 25 में, तो वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपकी जस्ट ऑफिस होगा अदर स्टेट में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और
आपके अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर मेरा एक मियरली एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, ऑफिस है, वहां से कोई सप्लाई नहीं है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अदर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से यहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, इवन दो इट इज नॉट रजिस्टर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में बेसिक डिफरेंस है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मेरी ही ब्रांच है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या अदर स्टेट में है, और रिलेटेड मतलब वो मेरी ब्रांच वगैरह नहीं है, एक सेपरेट एंटिटी है। आई रिपीट, एक सेपरेट एंटिटी है जिसका सेपरेट पैन है, पर हम कहीं से तो भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यहां नीचे दी गई है चार्ट का, अगर आप यहां देखोगे तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है? यहां पे person deemed to be related if such persons are officers or directors of one another's businesses। हाँ, इसमें दो चीज आती है, दो अलग अलग कंपनी XYZ PQR, और इसमें कॉमन डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हो गए, मतलब दोनों कंपनी के कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर हो गए, तो दोनों कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी। या ओके, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं तो कंपनी और मैं रिलेटेड माने जाएंगे। हाँ, ये इसका सेकंड मीनिंग ये भी आता है, कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ओके ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। मतलब क्या? मतलब कंपनी और डायरेक्टर ये रिलेटेड माने जाएंगे, या फिर दो कंपनी के कॉमन डायरेक्टर्स भी रिलेटेड माने जाएंगे। नेक्स्ट, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर इन द बिजनेस। मतलब दो अलग अलग कंपनी या दो अलग अलग बिजनेस एंटिटी कई तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रही है, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रही है, तो वो दोनों मिलके कहीं पे इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी बिजनेस चला रहे हैं, इसके वजह से दोनों पार्टी रिलेटेड मानी जाएगी। तो ये दोनों पार्टी जो है, इन दोनों में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन डायरेक्ट सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए एक प्रोविजो भी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो गए तो वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद में person directly or indirectly own, control or hold 25% or more outstanding voting stock in both of them। बेटा ये both of them समझ लेना, मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट, इन दोनों में किसी तीसरे ने, यहां पर्सन का मतलब कोई तीसरा, और किसी तीसरे ने दोनों में 25% से ज्यादा स्टेक रखा है। ओके, समझ लो मैं और आप, ओके, हम दोनों में किसी तीसरे ने 25% से ज्यादा स्टेक रखा है, तो हम दोनों रिलेटेड माने जाएंगे, और हम दोनों में अगर कोई सप्लाई होता है तो उस पर GST आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ओके, मैं ये क्लास में भी लेता हूं, मैं और मेरा साला। ओके, मैं और मेरा साला हम रिलेटेड कैसे? क्योंकि मेरे वाइफ ने हम दोनों में मोर देन 25% से स्टेक रखा है, इसलिए मैं और मेरा साला रिलेटेड माना जाएगा। फनी एग्जांपल है, पर जस्ट आपको बता रहा हूं। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है कि किसी तीसरे ने दोनों में 25% से ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अनदर, होल्डिंग सब्सिडरी है। उसके बाद में कंट्रोल अदर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। हाँ, अब ध्यान सुनना, अब किसी तीसरे का हमारे दोनों के कंपनी में कंट्रोल है, पर डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट स्टेक नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में डायरेक्ट स्टेक है, 25% है, उससे ज्यादा। ओके, दूसरे वाले एग्जांपल में ओके उसके कंट्रोल इस तरह से किसी तीसरे की सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी है, ओके, जिसका कंट्रोल आप में है, और उसके सब्सिडरी का दूसरे सब्सिडरी का कंट्रोल मेरे इसमें है, तो कहीं तो भी इनडायरेक्ट कंट्रोल आ रहा है, पर कोई तीसरा ओके इनडायरेक्ट कंट्रोल हमारे में रख रहा है, तो हम दोनों में अगर कंट्रोल रखे तो हम दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। और टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके कंट्रोल थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। या दोनों मिला के अगर साथ में दोनों मिला के यहाँ पे कोई थर्ड कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। तो पहले वाले एग्जांपल में उसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाले एग्जांपल में हम दोनों को, सप्लायर रिसिपिएंट को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है, और हम दोनों अभी किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो केस में रिलेटेड माना जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? और मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ये डेफिनेशन पढ़ के जाना, फैमिली की डेफिनेशन। अगर यहाँ पे सुनिए, ओके, फैमिली की डेफिनेशन में ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ये फैमिली के इसमें तभी आएंगे अगर ये डिपेंडेंट हो गए। आई रिपीट, ये डिपेंडेंट हो गए तो ही फैमिली में आएंगे, अदरवाइज ओके स्पाउस यानी मैं, मेरी वाइफ और यहाँ पे सन, ये फैमिली के डेफिनेशन में आता है। ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स जो है ये फैमिली के डेफिनेशन में तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, वो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना।
उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। चलो, ये हमने शेड्यूल 1 कंप्लीट किया। ओके, शेड्यूल 1 का पैरा 2। अब ये पैरा 2 पे आ जाते हैं। पैरा 2 क्या कहता है? पैरा 2 ये कहता है यहाँ पे, हाँ, एक क्वेश्चन आया, मैं 2 मिनट में जवाब दे देता हूँ। 25% का स्टेक दोनों में चाहिए, मतलब एक में दोनों, मतलब सप्लाई रिसिपिएंट। अब किसी तीसरे ने मेरे इसमें 30% है पर तुम्हारे इसमें 5% है, तो हम रिलेटेड नहीं है। किसी तीसरे ने दोनों में 25% से ज्यादा होगा तो रिलेटेड माना जाएगा। ओके, तो अब मेन पार्ट पे आते हैं। ओके, मेन पार्ट है कि आपने रिलेटेड पर्सन को फ्री दिया, गुड्स और सर्विस दोनों भी, सुनो, गुड्स और सर्विस फ्री दिया, या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स और सर्विस फ्री दिया, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ओके, पर वो जो फ्री दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपने दिया। नेक्स्ट, गिव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, वो सप्लाई अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। उसको ऐसा भी पढ़ना है कि अगर 50,000 और उससे कम आपने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब पर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर आपने कोई गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड पार्टी है, पर आपने एम्प्लॉय पे खुश हो गए और आपने एम्प्लॉय को फ्री दे दिया। ओके, कुछ गिफ्ट, जैसे मैंने बाइक फ्री दे दी, पर बाइक समझ लो 30,000 की, 50,000 से कम है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये 50,000 क्राइटेरिया है। मतलब क्या, अगर आपका इन अ फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा जाता है, 80,000 का गिफ्ट जाता है, तो टोटल 80,000 पे जीएसटी आएगा। बी केयरफुल, टोटल 80,000 पे गिफ्ट जीएसटी आएगा अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई फ्री गिफ्ट देता है, में गुड्स में भी सर्विस भी उसमें कवर किया जाएगा। और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, तो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पैरा 3, सप्लाई ऑफ गुड्स by principal to agent who undertakes the supply on the behalf of principal, or by agent to his principal when agent undertakes to receive such goods on the behalf of principal। अब सुनिए यहाँ पे फटाफट। ओके, ये क्या कह रहा है? ये यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया। मैं एक वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा, स्टॉक ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि हम ये पैरा में मतलब विदाउट कंसिडरेशन है। प्रिंसिपल ने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया, ओके, जो आगे वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है। तो ऐसे केस में ये प्रिंसिपल ने एजेंट को जो सप्लाई किया वो जीएसटी के स्कोप में आएगा। लेकिन यहाँ एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आपको याद होगा कि एजेंट आगे क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, एजेंट आगे क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट आगे अगर खुद का इनवॉइस बना रहा होगा, और एजेंट आगे खुद का इनवॉइस नहीं, प्रिंसिपल के इनवॉइस पे बेच रहा होगा। ओके, तो एजेंट जो है क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट अब आते हैं खुद का इनवॉइस बना रहा है, तो क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि एजेंट आगे बेचते वक्त खुद के इनवॉइस में बेच रहा होगा, तो फिर यहां पे बोलो क्या होगा? अगर वो खुद का इनवॉइस बेच रहा होगा तो मतलब खुद का इनवॉइस बना के बेच रहा होगा तो, यस बेटा, मैं आपसे आंसर चाहूंगा फटाफट। करेक्ट गौरव, वो सप्लाई माना जाएगा। तो एजेंट जो है, ओके, अगर आगे बेचते वक्त खुद का इनवॉइस बना रहा है, तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर है प्रिंसिपल टू एजेंट, आई रिपीट, प्रिंसिपल टू एजेंट जो स्टॉक ट्रांसफर है, इस पे जीएसटी आ जाएगा और वो सप्लाई माना जाएगा। और यहां जो एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में है, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में। लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहां पे एजेंट जो है, एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है और वो प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है, तो वो पैरा 3 के एंट्री में नहीं आएगा। ओके, वो प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है, तो ऐसे केस में पैरा 3 के एंट्री में नहीं आएगा। स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। वो केस में यहां पे प्रिंसिपल टैक्स कब देगा? प्रिंसिपल जब स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है तब टैक्स नहीं देगा। प्रिंसिपल टैक्स देगा जब एजेंट ने माल बेचा और उसके कस्टमर को, उस वक्त लायबिलिटी प्रिंसिपल पे आएगी, उस वक्त टाइम ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल का आएगा और प्रिंसिपल को गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा। और एजेंट जो है, जो एजेंट ने कमीशन कमाया बेटा, उस कमीशन पे ही एजेंट का टैक्स लगेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। लेकिन रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। और एक बात कह दूं, मैं यहाँ पे
जितने भी जीएसटी के क्लैरिफिकेशन है उसके 2 सेशंस में अपलोड करूंगा। सभी क्लैरिफिकेशंस एक जगह मैंने फटाफट एक्सप्लेन किए, आप उसको स्पीड बढ़ा के फटाफट एक बार अच्छे से उसको समझ सकते हो जितने भी क्लैरिफिकेशंस है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एजेंट क्या कर रहा है, दूसरा एजेंट टू प्रिंसिपल होगा। हाँ, अगर यहाँ पे एजेंट टू प्रिंसिपल है, बहुत सी बार एजेंट ओके बाय करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बाय करते हैं मतलब ओके वो खरीदते हैं और फिर अपने प्रिंसिपल को सप्लाई करते हैं। तो अगर एजेंट इनवॉइस दे रहा है प्रिंसिपल को तो ट्रांजैक्शन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा, और वो इनवॉइस नहीं दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इनवॉइस का ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। चलो, ये था पैरा। और वो डेल क्रेडिटरी एजेंट वाला भी क्लैरिफिकेशन वो अच्छे से पढ़ के जाना कि कब डेल क्रेडिटरी एजेंट का वैल्यू में ऐड होगा, कब ऐड नहीं होगा। मुझे लगता है आपके एग्जाम में डेल क्रेडिट एजेंट पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो डेल क्रेडिट वाला वो क्लैरिफिकेशन ओके वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, टैक्सेबल वर्ड हटा दिया है वहां से। ओके, बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये चौथा पैराग्राफ जहां कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी जीएसटी लायबिलिटी आएगी, और स्पेशली इंपोर्ट से रिलेटेड। मतलब इंडिया में कोई भी सर्विस इंपोर्ट करता है और कंसिडरेशन होगा तो इधर ही जाने का, 71B में जाने का, फिर वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो, आपकी ब्रांच हो, कंसिडरेशन है ना, बस यहाँ आने का। और यहाँ सप्लाई है 71B का सप्लाई, क्योंकि कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन नहीं है और आपने सर्विस इंपोर्ट की, कंसिडरेशन नहीं है तो इधर आने का। अब यहाँ पे जब आप इधर आओगे बेटा, अब सुनो, कंसिडरेशन नहीं है तो अब जब आप इधर आओगे तो यहां हर इंपोर्ट सर्विस सप्लाई नहीं है। वो इंपोर्ट सर्विस सप्लाई है जो आपने बाहर से ओके रिलेटेड पर्सन से ली या आपके अपने खुद एस्टेब्लिशमेंट से ली, आपकी ब्रांच से ली, और वो आपने विदाउट कंसिडरेशन ली पर बिजनेस के लिए लिया। ओके, यानी फिर से समझ लो, अगर इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन नहीं होगा, आई रिपीट, इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टी से ली और आपने रिलेटेड पार्टी से या अपनी एस्टेब्लिशमेंट से लिया, फ्री लिया और बिजनेस पर्पस के लिए लिया, तो ही उसे सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए, ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया यहाँ रिगार्डिंग टू पैरा 4। तो ये 4 पैरास हमने देखे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी है बेटा। तो चलो, ये 4 पैरास यहाँ पे हो गए। अब शेड्यूल 2 में हम बाद में जाएंगे। यहाँ 7.2 में आते हैं व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स। ओके, सप्लाई एक्सक्लूड्स में यहाँ पे देखो शेड्यूल 3। पहले हमारी स्टोरी लाइन, चलो आपको याद होगा तो हमारी स्टोरी लाइन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या झगड़ा हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए। कहाँ गए थे बेटा? कोर्ट में गए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए। उसके बाद में एमपीएमएलए की सिफारिश ली, एमपीएमएलए की सिफारिश लिया पर कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया। कोर्ट के रिजल्ट का राह देखते, यानी यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन का राह देखते देखते चल बसे फ्यूनरल ब्यूरल। पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, और वो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। लॉटरी बेटिंग बाहर के बाहर खेली गई थी और झगड़ा इंडिया में आने के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन पे हम चलते हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे पहला, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अब इस बात को आप थोड़ा समझना। ओके, सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब बेटा यहाँ पे पहली बात तो शेड्यूल 3 में कहाँ एक्सक्लूड किया गया है? शेड्यूल 3 में एक्सक्लूड किया है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा। दो पार्ट को अलग करना। पहले पार्ट, एम्प्लॉयर कोई गुड्स दे रहा है एम्प्लॉय को। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर किसको गुड्स दे रहा है? एम्प्लॉय को यहाँ पे, या एम्प्लॉयर सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर ने रेंट पे अपना फ्लैट दे दिया एम्प्लॉय को, तो वो जो है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ देता है और जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, वो सप्लाई माना जाएगा। यहां किसको एक्सक्लूड किया? एम्प्लॉय ने
सर्विस दी, एक सुनो सुनो, एम्प्लॉय ने सर्विस दी, किसको दिया? एम्प्लॉयर को। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो एक्सक्लूड किया गया। अब यहां पे एग्जांपल लेता हूं। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी, मैं एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, सैलरी मिल रही है, तो ये केस में बेटा सैलरी पे जीएसटी नहीं आएगा। और ख्याल रखना, जीएसटी में जब भी ये याद रखना कि जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर है, और जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट है, क्योंकि पैसा सर्विस का ही दिया जाता है। तो या एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो सप्लायर है और एम्प्लॉयर रिसिपिएंट है, लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए सैलरी पे जीएसटी नहीं आएगा, वेजेस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? एक एग्जांपल लेता हूं। इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में बेटा एग्जांपल यहां पे कि यहां प्री मैच्योर कंपेंसेशन, मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन का कंपेंसेशन, मतलब यहां पे वो एग्जांपल ऐसा है कि मेरा अपने एम्प्लॉयर के साथ बॉन्ड हुआ कि वो मुझे 2 साल रखेगा। ओके, 2 साल का बॉन्ड है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज भी रखा है कि अगर मुझे जल्दी निकाल दिया गया, 2 साल के पहले अगर मुझे निकाल दिया गया, तो मुझे वो 3 महीने की सैलरी यहाँ पे कंपनसेशन देगा। तो अब क्या हुआ, अब मेरे हर मंथ की सैलरी आ रही थी, सैलरी पे जीएसटी नहीं, लेकिन उसने मुझे 1 साल बाद ही निकाल दिया कोविड-19 की वजह से। अब भाई बहुत से सैलरी, बहुत से एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, ओके, 2 महीने की सैलरी देके, तो अब उसने मुझे 2 महीने की सैलरी देके निकाल दिया। अब 2 महीने की सैलरी मेरी समझ लो 2 लाख रुपए वो दे रहा है, कंपेंसेशन दे रहा है, निकाल रहा है। अब देखो, अभी तक मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही थी, तो मेरा सीए कह रहा था जीएसटी नहीं आएगा। अब 2 लाख का सडन कॉम्पेंसेशन आ गया, तो अब एक फंडा तो गवर्नमेंट का है, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि 2 लाख रुपए है, काय क्या है? ओके, तो क्या कंपेंसेशन जो मिला, क्या जीएसटी आएगा क्या? पहली बात, ये सर्विस है क्या? सर्विस तो ओपन है, क्या एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो आपको जो पैसा मिला ओके सर्विस के डेफिनेशन में आ सकता है। पर शेड्यूल 3 क्या कहता है, अगर ये पैसा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। और सेक्शन 7(2) ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग मतलब यहां कह दिया एक्सक्लूड, मतलब एक्सक्लूड, वो सप्लाई नहीं है, बस खत्म। वो बीच में ही मत लाना, सर पहले तो आपने कहा था सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स, अरे सर सेल उन्होंने यहां कह दिया एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड, दैट्स ऑल। तो वो सिचुएशन में यहां पे बेटा जहां तक देखा जाए तो ये जो कंपेंसेशन मिला प्री मैच्योर टर्मिनेशन का, वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, ओके, तो वो सिचुएशन में यहां पे जीएसटी नहीं आएगा। एक एग्जांपल फटाफट लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल बेटा वो है नॉन कॉम्पिट फीस का। नॉन कॉम्पिट फीस मतलब मेरा एक अच्छा एम्प्लॉय है, ओके, और वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा डिजाइनिंग करता है, मेरे बुक में सब ग्राफिक्स डिजाइन करता है, और मेरे बुक के ग्राफिक्स डिजाइन बेटा ओके वो हमने ड्रॉ किए, कहीं कॉपी नहीं किए, हमने डिजाइन किए हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो है मेरे बुक का ताजमहल बांधता है, वो पूरा ताजमहल बनाता है मेरे बुक का, ओके। तो अब ऐसे केस में वो छोड़ के जाने वाला है, ओके, तो मैं हाथ तो नहीं काटूंगा, ओके, तो एग्जांपल है। लेकिन बेटा अब मेरा दुख तो हो रहा है कि यार वो एम्प्लॉय मेरा जा रहा है, लेकिन ठीक है उसने अपना सर्व कर दिया, लेकिन ये हुआ कि उसने वो छोड़ के जब जा रहा तो मैंने उसको ऑफर दिया, देख भाई तू ये जो वर्क है सीए सीएस सीएमए कोर्स में किसी के पास नहीं करेगा, कोई फैकल्टी के पास नहीं करेगा। तो उसने कहा सर इसके लिए आप मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इसके लिए मेरा क्या? तो मैंने कहा तुझे 50 लाख देता हूँ, पर यहाँ तू इन तीनों फील्ड छोड़ के बाकी कोई भी का तू वर्क कर सकता है। तो उसने 50 लाख लिए, क्योंकि सेम कंपटीशन बिजनेस ना करने के। तो वो 50 लाख रुपए जो उसने लिए, क्या वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा? नहीं, वो जो 50 लाख है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है फॉर टॉलरेंस फॉरबिडेंस, ओके, कुछ याद आ रहा है शेड्यूल 2? तो वो जो 50 लाख है वो 50 लाख ओके टैक्सेबल हो गए, वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट सेकंड इस पे आते हैं। हाँ, एक और भी मैं बता दूं परक्विजिट के बारे, एक पॉइंट ये भी कवर कर लेता हूं। परक्विजिट, अगर बेटा यहां पे सुनो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ परक्विजिट देता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत परक्विजिट देता है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को जो मिला एम्प्लॉयर से इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो आप एम्प्लॉयर के एंगल से देखो तो मैंने उसको परक्विजिट्स दिए, हाँ मैंने कोई गुड्स दिए, सर्विस दिए, ओके। तो यहां शेड्यूल 1 के हिसाब से सुनना,
मैंने कोई गुड्स दिए, सर्विस दिए जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो शेड्यूल 1 के हिसाब से ओके वो सप्लाई माना जाएगा। पर शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 प्रिवेल करेगा। शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉय के एंगल से देखो तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए अगर मेरे ऑफिस में, मैं कैंटीन में अपने एम्प्लॉय को, मैं एम्प्लॉयर हूँ और अपने एम्प्लॉय को फूड देता हूँ जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, पर वो फूड देना मैंने एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो फिर इवन दो मैं फूड कैटरिंग सर्विस एम्प्लॉयर फ्री दे रहा है एम्प्लॉय को, लेकिन शेड्यूल 3 में एम्प्लॉय के एंगल से देखा जाए तो उसको वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल की कोई भी सर्विस यहां सप्लाई नहीं मानी जाएगी, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके, जैसे हाँ, पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल छोड़ के, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये प्राइवेट ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, ओके, ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या फिर ड्यूटीज बाय पर्सन इन बॉडी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट बाय डायरेक्टर, चेयरपर्सन और मेंबर, तो वो सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे वो सर्विस से एक्सक्लूड किया जाएगा, एमपी एमएलए की सर्विसेज एक्सेट्रा। हाँ, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, वो भी एक्सक्लूड होगा। तो भाई गवर्नमेंट कहती है जाते जाते अच्छे से जा भाई, तू जीएसटी का बर्डन क्यों, तो फ्यूनरल की सर्विस देने वाला कोई होगा, ओके, तो यहाँ पे शमशान पे जो भी सर्विसेज मिलेगी उसका कोई चार्जेस लगता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस के डेफिनेशन में आता है और ओनली सेल को, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को एक्सक्लूड किया है। मतलब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस है, रेंटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस है, ये समझ में आ रहा है। किसको एक्सक्लूड किया? सिर्फ सेल को, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है और फिलहाल जीएसटी के स्कोप में नहीं है। पर लीज, रेंटल, ओके, लाइसेंसिंग, सभी सर्विसेज है शेड्यूल 2 में, उसके बारे में कहा गया है। अच्छा, दूसरी बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं, लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के कोई दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे टावर है और कोई टावर है इमूवेबल है, कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर अगर वो बीएसएनएल सेल करता है, आइडिया सेल करता है, एयरटेल सेल करता है, जियो सेल करता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है, पर उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। लेकिन अगर आप कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हो और आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज बी पैरा शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी में आता है, आपका कोई बिल्डिंग सेल करने का तरीका, कॉन्ट्रैक्ट इस पैरा 5B में आता है ऑफ शेड्यूल 2, तो फिर वो शेड्यूल 3 से एक्सक्लूड नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। हम, मैं आपको 5B में पढ़ा होगा इंटेंडेड फॉर सेल, आई रिपीट, क्या? इंटेंडेड फॉर सेल, ओके, अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, मैं कह चुका हूं एक्शनेबल क्लेम इवन दो गुड्स के डेफिनेशन में है, लेकिन शेड्यूल 3 से एक्सक्लूडेड होगा। ओके, फिलहाल उसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा, पर 3 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आएगा, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो इतनी एंट्रीज जो है ये शेड्यूल 3 की है और यहाँ इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो इन दिस वे हमने यहाँ सेक्शन 71A, 71B, 71C और 72 देखा। आज का सेशन जो है, ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, ये सेशन में हमने थोड़ा स्लो चले, मैं धीरे धीरे गेयर अप करूँगा, ओके, और हम अच्छे से पढ़ेंगे। पर आज जिसने भी लाइव सेशन किया है उनको अगर स्पीड स्लो लगती है तो बेटा वो रिकॉर्डेड सेशन स्पीड बढ़ाने के, मतलब बाद में भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं 5 मिनट और रुकता हूँ। आपके कोई डाउट्स जो मुझे लगे कि मैंने कंसिडर करना चाहिए तो मैं कंसिडर करूँगा, अदरवाइज सेशन, आज का सेशन यहीं रुकता है। कल टाइमिंग यही रहेगा, बट अगर चेंज होगा तो आप मेरा लाइव सेशन का लेबल देख लेना, उस पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। आई होप ये रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली ये बेनिफिशियल भी रहेगा आपको। हाँ भारती, हाईसी सेल जो है वो उस पे एसीडी 37 लगता है और यहाँ पे हाईसी सेल पे जीएसटी एक्ट के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एक्सक्लूड होगा।
शेड्यूल 3 का पॉइंट 1 तो बेटा यही है कि एम्प्लॉय ने कोई सर्विस एम्प्लॉयर को दी और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ बेटा कुछ नहीं, मुझे 12 से 14 घंटे लगेंगे रोज के। हम आज मैंने 1.5 घंटा लिया, कल 2 घंटा बढ़ा देंगे, पर मिनिमम 1.5 घंटा तो हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है अजीम, इट्स गुड। यस जवन, स्पीड ओके, बहुत बढ़िया बेटा। ब्रदर रिलेटेड में तभी कवर होगा बेटा यहाँ पे अगर अजय कि वो अगर डिपेंडेंट हो तो। यस आशीष, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 के ऊपर दिया और वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो, कवर्ड नहीं हो, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 2 के तहत वो सप्लाई माना जाएगा। नीरज, एमसीक्यू का हम एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे सीए फाइनल लेवल पे, और एमसीक्यू सीरीज का मैं अनाउंसमेंट करूँगा। हम डेफिनेटली एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा बेटा मुझे जो है यहाँ पे इंटर फाइनल ये सब क्लासेस मैनेज करना है, तो मैं आपको बताऊंगा, 1-2 दिन में अनाउंस करूँगा। जवन, इन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए, ओके बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी करते हो जो हो सकता है आज बिजनेस के लिए जरूरी ना हो पर आगे फ्यूचर बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी हो, तो वो जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया जाएगा। शुभम, हरभरे की झाड़ पे हम लेंगे, हम अब साथ में है तो हम वो सॉन्ग लेंगे, जरूर लेंगे, आप एंजॉय करोगे। नहीं बेटा, ईएमआई अगर आपने क्रेडिट कार्ड का लिया होगा तो क्रेडिट कार्ड पे टैक्स है, बाकी पे नहीं लगा सकती वो। उर्जिता, मेमोरी टेक्निक जो है यहाँ पे कि शेड्यूल 3 की एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, अपना झगड़ा सॉल्व करने के लिए एमपीएमएलए की सिफारिश ली, लेकिन कोर्ट का जजमेंट आने के पहले चल बसे, क्योंकि इंडिया में जजमेंट आने को टाइम लगता है। पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, जो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। झगड़ा इंडिया के बाहर हुआ, लेकिन इंडिया में आने के बाद झगड़ा हुआ। ऐसे आप स्टोरी लाइन याद रख सकते हो। भाग्यश्री, सर्कुलर का लेक्चर मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, सभी सर्कुलर्स मैंने एक साथ डाले हैं, आप स्पीड में सुन सकते हो सर्कुलर, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। यस प्रियंका, आई टोल्ड यू Q&A सीरीज अपलोड की है, क्वेश्चन आंसर सीरीज आप देख सकते हो वी स्मार्ट के चैनल पे। एमसीक्यू की सीरीज हम चालू करेंगे। नहीं बेटा, वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी का जो क्लैरिफिकेशन आया था वो विड्रॉ हो गया है। ओके, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सिर्फ जो एज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर ही टैक्स लाइबिलिटी आई थी, तो वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो विड्रॉ हो गया है। कमल, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग में पैसा लगाना, जैसा आपने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी उस पर भी जीएसटी है, और आप अगर उससे 10 करोड़ जीत जाते हो तो वो 10 करोड़ पे भी जीएसटी है। गैम्बलिंग करते वक्त या बेटिंग करते वक्त 10 रुपए का बेट लगाया आपने, उस पर भी जीएसटी है, और 10 आपका घोड़ा जीत गया, आपका जो हॉर्स है हॉर्स रेसिंग में घोड़ा जीत गया तो उसका आपको 100 रुपए मिलेंगे, वो 100 रुपए पे भी जीएसटी है।
एडवांस अभिनय अभिनव एडवांस किसका है? गुड्स का होगा तो उसकी लायबिलिटी तब आएगी जब इनवॉइस बनेगा, और सर्विस की लायबिलिटी तब आएगी तब उस अगर सर्विस का एडवांस होगा तो फिर एडवांस पे लायबिलिटी आएगी। नहीं नहीं, भार्गवी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन ये है कि सर हमारा अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो गया तो कट ऑफ डेट भी पोस्टपोन्ड होती है क्या? मतलब 31 अक्टूबर की जो कट ऑफ डेट है क्या वो 2 आगे बढ़ जाएगी क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। 31 अक्टूबर 2019 ही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, क्योंकि पेपर ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं। हाँ शुभम, चाय की जगह काढ़ा ले रहा हूँ, कोविड-19 है, काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे यस, ओके, ये काढ़ा ले रहा हूँ तो इससे इम्यूनिटी भी रहेगी। आप भी लो, अपने सभी प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो करो। और बेटा अभी पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान दो। थैंक यू राहुल, थैंक यू। हरदीप, थोड़ा ये क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछो। नहीं नहीं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई, थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो बेटा। आनंद, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग दोनों भी सेल होगा तो एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो टैक्सेबल रहेगा। आकाश, और मैं सबके लिए कह दूं कि आज का रिवीजन खत्म है, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और डाउट आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो बाकी स्टूडेंट जो ये डाउट क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो वो एग्जिट हो सकते हैं। सेशन खत्म हो गया, सेशन इतना ही रहेगा, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, ठीक है? बेटा यूडीएफ और पीएसएफ की अमेंडमेंट देखो, यहाँ पे अमन वो अमेंडमेंट्स में कवर किया है, तो अमेंडमेंट आप देखिएगा। बेटा नैन्सी, एक्शनेबल क्लेम जो है इंटरनेट पे सर्च करो, आपको अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगी। थोड़ा आप तो सर्च करो, ओके, कुछ रिसर्च हमने भी कर लेना चाहिए, ठीक है? अमृता, थैंक यू। छवि, कस्टम के एमसीक्यू www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे आपको मिल जाएगी उसकी पीडीएफ फाइल। वो कस्टम्स के एमसीक्यू जो है वो पीडीएफ में मैंने दी है, तो उसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू शुभम, थैंक यू, सी यू टुमारो। जिनके क्वेश्चन है वही यहाँ कनेक्टेड रहे, बाकी स्टूडेंट एग्जिट कर सकते हैं, या जो सुनना चाहते हैं वो कनेक्टेड रहे। बेटा कनिका, डिपॉजिट जो है यहाँ पे ध्यान से सुनना, डिपॉजिट मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमारी फ्रेंचाइज, हम जब फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम कुछ डिपॉजिट रखते हैं। डिपॉजिट ऐसे रखते हैं कि भाई सामने वाले ने अगर फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो ओके, या बहुत सी बार बड़ी बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का डिपॉजिट रखती है, क्यों? क्योंकि उनको क्रेडिट लाइन दिया जाता है, बहुत सी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। और दूसरा एक सिंपल एग्जांपल हो ना, आपने रेंट पे लिया घर रेंट पे लिया, तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो डिपॉजिट मांगता है, कल जाके आपने घर में कुछ गड़बड़ कर दी तो वो जो उसको डिपॉजिट मिला, अब कैसा है, गवर्नमेंट का तो क्लियर फंड है, आपको पैसा मिला तो हमको भी चाहिए, पर डिपॉजिट मिला तो ये रिटर्नेबल है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर डिपॉजिट फिलहाल तो यही व्यू लो कि रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, अगर डिपॉजिट होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिपॉजिट फॉरफिट हो गया आकाश, तो वो टॉलरेंस या फॉरबियरेंस में सर्विस माना जाएगा और जीएसटी लग जाएगा।
चांदनी थैंक यू, कल मिलते हैं। हाँ, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई गिफ्ट दिया, तो एक क्वेश्चन अच्छा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, सॉरी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, तो बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाएंगे। अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल 3 में वही एक्सक्लूड होगा जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, मैं एम्प्लॉय जो है उसने गिफ्ट अलग से दिया अपने एम्प्लॉयर को, तो उसको तो 50,000 की भी लिमिट नहीं है, क्योंकि 50,000 की लिमिट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है अंडर रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी आता है। बस सिंपल वे में समझ लो। इसके आगे कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पे। BSSSR काड़ा मतलब क्या, तो वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, अननेसेसरी क्वेश्चन मत। आशु बिल्कुल बिल्कुल, और चार्ट रेफर कर सकते हो, चार्ट लगभग वैसा ही है, अमेंडमेंट्स देख लेना साथ साथ में। प्राची थैंक यू। ग्रेट प्राची, ग्रेट। नैन्सी थैंक यू। अंकित व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो। हाँ कमल, एम्प्लॉयर जो गिफ्ट है कैश में दो या काइंड में दो, उसकी मोनेटरी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो जीएसटी आ जाएगा। pretty.odd कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है नवंबर 20 के लिए। अगर आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लिया होगा तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, सभी अमेंडमेंट कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई है। हरदीप हरदीप आपका क्वेश्चन, आप जो मेरा ICAI का एडिशनल क्वेश्चन सीरीज है वो जरूर देखो, डिमांड चैप्टर का, आपके क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी जरूर देखना क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है अनमोल, मैं देखता हूं। चलो, आपके तो क्वेश्चंस यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो गए। चलो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लीकर, इस पे क्लैरिफिकेशन आया बेटा। स्टेट गवर्नमेंट की लाइसेंस फीस होगी अल्कोहलिक लीकर पे, तो वो एक्सक्लूड किया गया है, हम देखेंगे आगे रिवीजन में। तो बेटा यहाँ रुकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और कल 4 बजे ही, पर टाइम अगर चेंज हो जाता है तो आज वो लेवल पे आपको दिख जाएगा। अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। डन। रिया थैंक यू। चलो यहाँ रुकते हैं बेटा।